नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो देखिए क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, किस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, किस तरह से हम इनमें आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि मैं बात करूं तो वे कंपाउंड जिनमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक समूह बोले तो ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो है आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। अब इस कार्बोक्सिलिक समूह में आपको पता है यहाँ ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। इसको बोला जाता है ऑक्सो ग्रुप। और ये ऑक्सो ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। उनको कहा जाता है कौन सा? कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो जो होते हैं वहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के कारण कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है। और इस तरह के जो ऑक्सो ग्रुप रखने वाले कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपका एल्डिहाइड, आपका कीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो ग्रुप है यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इजीली नहीं होता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो इजीली नहीं होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को खींचता है, कार्बन पे पॉजिटिव आता है और कार्बन पर पॉजिटिव आते ही यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देते हैं, जिससे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण ये कार्बोनिल कंपाउंड की तरह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं। दूसरी हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर है वो तीन प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं इसका जो नोमेनक्लेचर है उसको हम कर सकते हैं ट्राइवल नेम। इसका जो नोमेनक्लेचर फर्स्ट किया जा सकता है वो है कौन सा? ट्राइवल सिस्टम या ट्राइवल नेम जिनको हम कहते हैं। ट्राइवल नेम जो होते हैं ये ट्राइवल नोमेनक्लेचर जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम है उसके स्रोत के आधार पर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको जो है चींटी से प्राप्त किया था, लाल चींटी से। इसको कहाँ से प्राप्त किया था? लाल चींटी से, जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? फॉर्मिका। जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फॉर्मिका। अब देखिए फॉर्मिका जो है वो लाल चींटी से हमें मिला था क्या? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसलिए इसका रूट नेम या ट्राइवल नेम जो पड़ा वो पड़ गया क्या? फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। इसका ट्राइवल नेम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं। दूसरा मैंने लिया CH3COOH। ये हमें मिलता है कहाँ से? सिरका से। और सिरका को हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? एसीटम। और एसीटम से इसका नाम पड़ गया क्या? एसिटिक एसिड। एसीटम से इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड। इसी तरह और थोड़ा आगे चलते हैं तो आपका C3H7COOH, ये जो हमें मिलता है मक्खन से, मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर। इसका मतलब C3H7COOH का जो सोर्स है वो क्या है? बटर है। इसलिए इसको हम कह देते हैं क्या? ब्यूटायरिक एसिड। इसको क्या बोल देते हैं? ब्यूटायरिक एसिड। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, C4H9COOH। ये जो है हमें मिलता है कहाँ से? वेलेरियन एक पौधा होता है, उस पौधे की जड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वेलेरियन एक पौधा होता है, उसकी कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है, उसकी जड़ से मिलता है। इसलिए इस C4H9COOH का जो रूट नाम पड़ा वो पड़ गया क्या? वेलेरिक एसिड। वो क्या पड़ गया? वेलेरिक एसिड। तो ये हमने बात की कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रूट नेम की। आइए बात करते हैं आगे
आगे बात करते हैं ड्राइव्ड नेम, या इनको हम कह सकते हैं क्या, व्युत्पत्ति पद्धति। सेकंड नंबर देखिए ड्राइव्ड नेम, ड्राइव्ड नेम, ठीक है ना। ड्राइव्ड नेम की यदि बात की जाए तो इन अम्लों का नामकरण एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं, एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3COOH, इधर आपका CH3, इधर आपका CH3, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखो ये आपका क्या था, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। अब देखिए इस एसिटिक अम्ल में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दी, 2 मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, CH3 CH2 COOH, इसका नाम हो जाएगा क्या, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा क्या, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने, एक तो ट्राइवल नेम और दूसरा बात कर ली हमने ड्राइव्ड नेम। अब हम बात कर लेते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनके IUPAC नेम की। अब हम बात कर लेते हैं इनके IUPAC नेम की, IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम की यदि बात की जाए तो देखो IUPAC नामकरण करते समय हम इनका नामकरण एल्केन के आधार पर करते हैं, जिस एल्केन से इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और उस एल्केन के नाम के अंत में ई को हटा के वहां क्या लगा दिया जाता है, ओइक एसिड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ओइक एसिड। एल्केन के अंत में जो ई आता है उस ई को हटा के क्या लगा दिया जाता है, ओइक एसिड लगा दिया जाता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इनका जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। IUPAC में, IUPAC में इनका नाम क्या हो जाता है, एल्केनोइक एसिड। और यहाँ एल्केनोइक में जो COOH समूह होता है इसको 1 नंबर दिया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने लिया CH2O2, ठीक है, ये है आपका क्या, फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, HC≡OH। अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, सामान्य नेम की, तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। और यदि मैं बात करता हूं इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम देखो किससे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेथेन से। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसी तरह आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आपका CH3 CH2 COOH। अब देखो यहां यदि बात की जाए इसके कॉमन नेम की, तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम जो है, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। अब देखो मैथ एथ प्रोप, इसका मतलब इसको हमने कह दिया क्या, एक तरह से प्रोपेनोइक अम्ल, इसको हम कह देंगे क्या, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से कोई भी नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं IUPAC में। एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा CH3 CH3 COOH, ठीक है ना। अब देखिए नंबरिंग कीजिएगा यहाँ से 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, मैथ एथ प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं एग्जांपल।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने लिया है CH3 C, CH3 CH3 और ये आपका COOH। ठीक है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली और सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद 1 2 और 3, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका 2,2 डाई मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हम बात कर लेंगे किसकी? IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाए तो वहां हम उसका क्या कर सकते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आपको नोमेनक्लेचर करना है और कमेंट बॉक्स में सबको आंसर उसका बताना है। COOH CH3, ठीक है ना? इसका नाम आप सभी को बताना है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मेनली 2 टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो होती है आपकी कौन सी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये 2 तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म या हिंदी में उसको कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की यदि बात की जाए तो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं C4 और H8O2, ये एक मैंने फॉर्मूला ले लिया। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं क्या? CH3 CH2 CH2 COOH। ये आपका हो जाएगा मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका ये? ब्यूटेनोइक अम्ल। ये है आपका कौन सा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, ब्यूटेनोइक अम्ल के बाद देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह CH3 CH CH3 CH2 COOH। अब यहां देखिएगा आप 1 2 3 4, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल 3 मैथिल या दोस्तों यहाँ शायद हमने कुछ गड़बड़ की है। 1 2 3 4 5 1 2, हाँ तो थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन ने गलत लिख दिया है। ये इसको हम थोड़ा सही करके लिखते हैं। ये देखिए ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा? ब्यूटेनोइक अम्ल। अब देखिएगा ब्यूटेनोइक जो अम्ल है इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ CH3 CH CH3 COOH, ठीक है ना? अब देखिएगा यहां से नंबरिंग किसने? 1 2 3 मैथ एथ प्रोप। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखना आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, देखिएगा यहाँ कार्बन कितने हैं। देखो देखो 1 2 3 और 4, इसका मतलब कार्बन कितनी है? 4। यहाँ देखिए कितनी है? 1 2 3 और 4, इसका मतलब नीचे वाले में भी कितनी है? 4। अब बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। बात करते हैं हम किसकी? हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन देखो कितनी है? 3 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी है? 8। यहाँ देखिएगा 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ भी कितनी है? 8। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब देखिएगा यहाँ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन देखिए दोनों के अंदर एसिड्स कैसे अलग अलग। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म है? यहाँ आपकी चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि देखो यहाँ चेन अलग है और यहाँ पे चेन आपकी अलग है। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या? चेन आइसोमेरिज्म। आगे देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ एस्टर्स के साथ जो है
एसिड क्रियात्मक समूह समावयवता शो कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल लिया मैंने C3H6O2, ठीक है। इस C3H6O2 में क्रियात्मक समूह समावयवता है। इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, देखिएगा CH3 CH2 COOH, और एक मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, H C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है ना। देखो कितने हाइड्रोजन है, 5 और एक 6, यहाँ कितने हैं, 2 3 और एक 6। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ कौन सा है, एस्टर ग्रुप। तो यहाँ आपकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए केवल एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो हाई होता है। क्यों? ड्यू टू कार्बोक्सिलिक पॉइंट का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए डाइमर की फॉर्म में क्यों पाया जाता है, ये डाइमर की फॉर्म में इसलिए पाया जाता है क्योंकि देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये एक मैंने एसिटिक एसिड लिया और एक मॉलिक्यूल और लिया इसका एसिटिक एसिड का, ये दो मॉलिक्यूल मैंने एसिटिक एसिड के लिए। और आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक पढ़ाई ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहती है भैया कि जब दो जब भी कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होते हैं तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम डॉट 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 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या कहते देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है। और इस अट्रैक्शन के कारण ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं, और डाइमर की फॉर्म में पाए जाने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बात करी कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ जर्नल इंट्रो की। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हम कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।